नमस्कार, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्काईलाइन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एक हाई हील टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाई हील टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे आज मेनिंजाइटिस के बारे में बात करेंगे। मेनिंजाइटिस से कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। सिंपल टॉपिक है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होके समझना है इस टॉपिक को, ज़्यादा टफ नहीं है। कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अक्सर जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। बस बने रहिएगा मेरे साथ। आज के हम मोटिवेशनल थॉट के बारे में बात करते हैं। देखिए, खुद को खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो अगर नाली में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अगर सपोज़ दैट अगर कोई सोने का सिक्का है, अगर वो नाली में गिर गया, तो उसको लोग उठाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? कि सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सोना है वो। सोना और बहुत महँगा होता है, आप सभी को पता है। तो अपने आप को एक सोने जैसा बनाइए। सोने जैसा कैसा बनाओगे? इसका तात्पर्य क्या है कि अपने आप को इतना एजुकेटेड बनाओ, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, कि आपको लोग तराशें, आपको लोग नाली में से भी तराशें। आगे बात समझ में? तो लगातार मेहनत करनी है आपको, लगातार बने रहना है अपनी पढ़ाई के अंदर जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। आगे बात समझ में? और किसी बच्चे को अगर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जुड़ना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कमेंट करें, इस नंबर पे आप मैसेज करें, आपको ग्रुप के अंदर ले जाया जाएगा। आगे बात समझ में? आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसी नंबर से आपको ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो मेनिंजाइटिस के ऊपर होने वाला है। मेनिंजाइटिस के ऊपर कौन-कौन सी बातें इम्पोर्टेंट हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। कुछ इमेजेस आपके लिए हैं मेरे पास, तो उनके बारे में भी हम बात यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा सारे मेरे साथ। सबसे पहले एक प्यारी-सी हेडिंग डालेंगे, मेनिंजाइटिस। कि सर मेनिंजाइटिस क्या होता है? सभी को कहीं न कहीं इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया ज़रूर होगा कि सर मेनिंजाइटिस क्या होता है? आगे बात समझ में? कि सर मेनिंजाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले आपको इसका मतलब समझना है। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बहुत बार इस बारे में बताया है कि सर आइटिस जिस भी वर्ड के पीछे लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जिस भी वर्ड के पीछे बच्चों आइटिस लगा होता है, जैसे कि इस वर्ड की मैं बात करूँ, इसके अंदर लगा है आइटिस, तो जहाँ भी आइटिस वर्ड का यूज़ होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कि सर आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जहाँ भी एक्टमी वर्ड लगा होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल। किसी भी चीज़ को निकाल देना क्या कहलाता है बच्चों? रिमूवल कहलाता है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे स्कोपी लगा है, तो इसका मतलब होता है विज़ुअलाइज़ेशन। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर विजुअलाइजेशन होता है। अगर मैं और वर्ड की आपसे बात करूं कि सर ऑस्टोमी अगर किसी वर्ड के पीछे लगा है, तो ऑस्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग। आर्टिफिशियल ओपनिंग। जैसे मैं जेजुनोस्टोमी की बात करूं, जेजुनोस्टोमी, जेजुनम के अंदर एक ओपनिंग बनाना, जेजुनम के अंदर एक ओपनिंग बनाना उसको कहते हैं जेजुनोस्टोमी। जैसे हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है एक्टमी लग रहा है उसके पीछे, मतलब कि यूट्रस को निकाल देना हिस्टेरेक्टोमी कहलाती है। कहलाती है नहीं कहलाती? कि सर हिस्टेरोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स को देखना, स्कोपी वर्ड लगा हुआ है इसके पीछे, तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आगे बात समझ में? तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, वैसे ही यहाँ पे मेनिंजाइटिस होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। सिंपल सी डेफिनेशन है मेनिंजेस की, मेनिंजाइटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो कि सर इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। आई बात समझ में? कि सर इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। आगे बात समझ में? अब सर मेनिंजेस क्या है? किसी को यही पता नहीं है कि मेनिंजेस क्या है, तो वो आगे कैसे पढ़ेगा? कि सर आपने ये तो बता दिया कि मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन मेनिंजेस है क्या है? तो भैया मेनिंजेस जो होती हैं, ये कवरिंग होती है ब्रेन की। जैसे ब्रेन है, उसकी चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, उसको कहते हैं मेनिंजेस। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे मेनिंजेस आर द
कवरिंग ऑफ ब्रेन। आई बात समझ में कि कवरिंग ऑफ ब्रेन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सर मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। अब मेनिंजीज क्या होती है कि सर कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है मेनिंजीज। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ मेनिंजीज की बात करूँ कि सर टाइप्स कितने होते हैं मेनिंजीज के, कि सर मेनिंजीज की टाइप कितने होते हैं? सर टाइप्स होते हैं, 3 तरह की मेनिंजेस होती हैं, 3 तरह की लेयर होती हैं जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं। जो ब्रेन को कवर करने वाली लेयर को हम बोलते हैं ऑल ओवर बोलते हैं सर मेनिंजेस। मेनिंजेस के 3 टाइप होते हैं। 3 कौन-कौन सी लेयर होती हैं उनके अंदर मैं आपको बात करता हूँ। देखो, ये हमारा कुछ मैंने आपको ब्रेन बनाया है, ठीक है? चलो ये हमने सिंपल एक ब्रेन बना दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक कवरिंग की बात करता हूँ। सबसे पहली कवरिंग तो ये आ गई, ठीक है? दूसरी कवरिंग हमारी ये आ गई, ठीक है? तीसरी कवरिंग हमारी क्या आ गई कि सर ये आ गई। आगे बस में चलिए, अब मैं इसकी नंबरिंग की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे एक जो आउटर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। कौन-सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसे सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है? बीच वाली जो लेयर होती है हरे कलर की आपको दिख रही है, हरे कलर की जो आपको दिख रही है उसको कहते हैं अरेकेनॉइड मैटर। कि सर उसको कहते हैं अरेकेनॉइड मैटर। आगे बात समझ में। और जो आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है उसको कहते हैं पाया मैटर। क्या मेरी बात समझ में आई? तीनों लेयर के बारे में पता लगा कि सर तीनों लेयर कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर पहली है हमारी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर कौन सी है? कि सर आउटर वाली लेयर है। अरेकेनॉइड मैटर कौन सी है? कि भैया मिडिल वाली लेयर है। आई बात समझ में। कि सर पाया मैटर कौन सी है? कि सर पाया मैटर हमारी है कौन सी? सी सर ये तो पाया मैटर मतलब पियाजी के पास, जो पास में होती है पियाजी के, वो कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इनर वाली लेयर होती है। कि सर इनर लेयर ऑफ द ब्रेन क्या कहलाती है? सर पाया मैटर कहलाती है। और डी फोर ड्यूरा मैटर, डी फोर दूर, मतलब दूर वाली ड्यूरा मैटर होगी और पी वाली पास वाली होगी तो पाया मैटर बोलेंगे। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपसे कि इनर लेयर ऑफ द मेनिंजेस क्या कहलाती हैं? जो ब्रेन की सबसे पास होती है, सबसे करीब होती है, उसको कहते हैं पाया मैटर। और जो आपको ये दिख रहा है ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं ब्रेन। इसको कहते हैं ब्रेन। आगे बात समझ में। अब कुछ यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिलते हैं। अब आपको कुछ स्पेस दिखाता हूं मैं आपको। देखो कि सर इसके बीच में जो ड्यूरामेटर और अरेकेनॉइड के बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पे लिख देता हूं। उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। आगे बात समझ में। अब मैं जो आप सब का मतलब होता है नीचे और ड्यूरल का मतलब होता है ड्यूरामेटर के नीचे जो पाया जाने वाला स्पेस है उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखने को मिलता है कौन सा बच्चों? जो आपको अरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में देखने को मिलता है उसको कहते हैं सब अरेकेनॉइड स्पेस। कि अरेकेनॉइड के नीचे है और सब का मतलब नीचे, तो सब अरेकेनॉइड स्पेस, सब अरेकेनॉइड स्पेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि सर कौन-कौन सी लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है ड्यूरा मैटर होती है बाहर वाली, बीच वाली होती है अरेकेनॉइड मैटर होती है, लास्ट वाली पिया मैटर होती है। आगे बात समझ में। इन बात को आपको कतई नहीं भूलना है। जो पी फॉर पास, पियाजी के पास होती है, जो हृदय के करीब होती है, जो ब्रेन के करीब होती है उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पाया मैटर कहते हैं। और डी फॉर दूर, जो दूर होती है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। बीच वाली अरेकेनॉइड मैटर कहलाती है। आगे बात समझ में। और ड्यूरामेटर और अरेकेनॉइड बीटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको कहते हैं ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस और अरेकेनॉइड और पायामेटर के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको कहते हैं सब अरेकेनॉइड स्पेस। आगे बात समझ में। अब भैया जो सब अरेकेनॉइड जो स्पेस होता है, सब अरेकेनॉइड स्पेस जो होता है उसके अंदर क्या फ्लो करता है? तो सी एस एफ फ्लो करता है। सी एस एफ क्या होता है? कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
आगे बात समझ में। अब भैया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो पता है सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ फ्लो क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड क्या होता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर सीएसएफ कहाँ से निकलता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर हम कह सकते हैं कि सर प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है कोरोइड प्लेक्सिस। आपको सिर्फ इतना समझना है कि सर कहाँ से निकलता है, कि सर कोरोइड प्लेक्सिस से निकलता है। कोरोइड प्लेक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेक्सिस का मतलब होता है एक नर्व का गुच्छा। नर्व एक क्या बनाती हैं, नर्व, बहुत सारी नर्व मिलके एक गुच्छा बनाती हैं, उसको कहते हैं प्लेक्सिस। तो कहाँ से निकलता है, कोरोइड प्लेक्सिस से निकलता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ कि सर इसका कितना फ्लो होता है, सॉरी नॉर्मल लेवल कितना होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल लेवल ऑफ सीएसएफ, नॉर्मल सीएसएफ लेवल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर एक आंसर पूछे तो कितना बताना है कि सर 120 होता है। अगर आपसे कोई रेंज के अंदर आंसर पूछता है तो रेंज कितनी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, कितनी होती है कि सर 50 से 150 ml होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर 50 से 150 ml देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई? मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं यहाँ पे, जिसका आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब आगे मैं इसकी कुछ प्रोटीन लेवल की बात करूंगा, कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन लेवल की बात करेंगे, कितना प्रोटीन लेवल इसके अंदर देखने को मिलता है, कितना ग्लूकोज देखने को मिलता है, वो हम आगे बात करेंगे। आगे बात समझ में। फिलहाल आपको यही समझना था कि मेनिंजिस क्या होती है, मेनिंजिस की कवरिंग क्या होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, और उसका कितना सीएसएफ, क्या सीएसएफ कहाँ से निकलता है, उन सब एडिशनल क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर मेनिंजाइटिस जो आपने बताया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, वो क्यों होती है? उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मेनिंजाइटिस के। समझ में आई बात, कि जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? समझ में आया कि रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? देखो, किसी को कोई इंजरी होती है, लाइक हम बात करें कि किसी का कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से चोट लग गई है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। अगर किसी ने कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में क्या हो गई है कि सर इंजरी हो गई है, तो उसकी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकती है प्यारे बच्चों, कि सर उसकी कंडीशन में हमें मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, मेनिंजिस का, और क्या देखने, मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। चलिए, कि सर और क्या हो सकता है, कि सर हेड इंजरी हो सकती है पेशेंट को, कि सर हेड इंजरी के अंदर भी ये देखने को मिल सकती है। नंबर चौथी बात करेंगे कि सर लंबर पंक्चर अगर किसी पेशेंट का हुआ है किसी भी कारणवश, तो उसके अंदर भी देखने को मिलता है। देखो, लंबर पंक्चर की बहुत खास बात है, लंबर पंक्चर इसका डायग्नोसिस भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। इन मेनिंजाइटिस को देखने का तरीका भी है, मेनिंजाइटिस को पता लगाने का तरीका है लंबर पंक्चर, और लंबर पंक्चर की वजह से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। दोनों ही बात आपको समझनी है, दोनों ही बात समझनी है कि लंबर पंक्चर इसका कॉज भी है, इसका डायग्नोसिस भी है। आगे बात समझ में। चलिए, अब जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहली बात पूछी जाती है क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखना है कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन-कौन से कैसे-कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिलैक्स होके बैठना है, समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, कॉल करके पूछें, मैसेज करके पूछें, लेकिन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? देखो, मेनिंजाइटिस जो होता है वो लगभग 4 प्रकार का देखा जाता है। कितने प्रकार का देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर 4 टाइप का देखा जाता है। सबसे पहली बात, एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है? और एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है? एक होता है फंगल मेनिंजाइटिस, और एक होता है पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस।
आगे बात समझ में, ये 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पढ़े जाते हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, सिर्फ़ उनके बारे में बात करेंगे हम। कौन-कौन से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, देखने को मिलते हैं अक्सर, तो बैक्टीरियल मिलता है और वायरल मिलता है। सबसे कॉमन यही होते हैं, इन पे ही बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको फंगल और पैरासाइटिक के बारे में बताऊँगा, कुछ अपडेट चीज़ें भी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आपको बने रहना है। फंगल की बात करूँ मैं आपसे, देखो, फंगल ऐसा इन्फेक्शन जो फंगस की वजह से, अगर कोई फंगस लग गई है किसी भी कारणवश कोई फंगस का इन्फेक्शन हो गया है और वो ब्रेन तक पहुँच चुका है, वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है फंगल मेनिंजाइटिस हुआ है पेशेंट को, ठीक है? अब पैरासाइटिक का मतलब है कि पैरासाइट से हुआ है, वायरल का मतलब है कोई वायरस की वजह से क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है। अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ, और वायरल मेनिंजाइटिस को अपन कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। आगे बात समझ में कि इसे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, कि सर वायरल मेनिंजाइटिस को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी आपसे बात करता हूँ कि सर फंगल इन्फेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है, कि सर फंगल इन्फेक्शन, देखो दोनों को यहीं निपटा देते हैं, हमारा पैरासाइटिक और फंगल को। देखो, फंगल के अंदर क्या होता है कि सर फंगल जो होता है, लिखेंगे यहाँ पे फंगल, फंगल मेनिंजाइटिस, कि सर फंगल मेनिंजाइटिस जो होता है वो कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होता है, कि सर किसके द्वारा कॉज होता है, कि सर ये होता है क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। आई बात समझ में, कि सर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। आगे बात समझ में, कि सर कैसे कॉज होता है, कि सर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एक फंगस होती है, उसकी वजह से कॉज होता है फंगल मेनिंजाइटिस। आगे बात समझ में, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं कि सर ट्रीटमेंट हमें क्या देना होता है, कि सर ट्रीटमेंट इसके अंदर हमें देना होता है, तो हम क्या देते हैं, कि सर लिपोसो एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन बी, क्या देते हैं, लिफोसो एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, या फिर हम फंगल इन्फेक्शन के अंदर फ्लूकोनाजोल का यूज करते हैं, और या फिर हम कहते हैं फ्लूसाइटोसिन, फ्लूकोसाइटोसिन। आगे बात समझ में, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं फंगल इन्फेक्शन के अंदर यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके बैक्टीरियल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बैक्टीरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस है जो मोस्ट कॉमन होता है फंगल मेनिंजाइटिस को करने के लिए। तो आपको याद रखना है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे यहाँ पे पैरासाइटिक की बात करूँ, तो पैरासाइटिक का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पैरासाइटिक की बात करूँ, पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, कि सर पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस की हम बात करते हैं, तो पैरासाइटिक इसको भी कॉज कौन करता है, कि सर कॉज बाय द इक्थैंथ अमीबिया, एकेंथ अमीबा। एकेंथ अमीबा कौन करता है, इसको कॉज करने का काम करता है। अगर इसके डायग्नोसिस आपको करवाना है कि सर डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रोफोजोइट्स देखने को मिलेंगे। सीएसएफ के अंदर आप जब सीएसएफ का एनालिसिस करोगे, तो ट्रोफोजोइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रोफोजोइट्स सीन इन सीएसएफ जब भी आप एनालिसिस करोगे उसका, तो आपको ट्रोफोजोइट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करूँ, तो इसके अंदर अगर ट्रीटमेंट की इसके अंदर मोस्ट कॉमन की बात करें, तो आपको कैसे क्वेश्चन आता है, कि सर एक बंदा जो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, एक बंदा जो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, या कह सकते हैं स्विमिंग पूल में नहाने से उसको मेनिंजाइटिस हो गया, या पॉन्ड में या किसी तालाब में गया हो, किसमें, कि
तालाब में बाथ लेने गया हो या स्विमिंग पूल में गया हो, उसको वहाँ से मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो गई है, वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझ जाना कि पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस हुआ है। आगे बात समझ में, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो स्विमिंग पूल करके आएगा या पॉन्ड करके आएगा। अगर आपको ये हिंट मिलती है, तो इसके अंदर क्या देखना है आपको कि सर ये तो कौन-सा है मेरे प्यारे लाल-लालियों, कौन-सा हो जाएगा कि सर हमारा पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल कहानी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इन दोनों के अंदर। अब जो करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डालेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कि सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है? देखो, सिंपल कहानी है, सिंपल तरीके से समझना है, उसके आपको ज़्यादा एकदम लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे समझना है। देखो, अगर यहाँ पे बात करी जा रही है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से होता है, कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन-सा होता है? देखो, कि सर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर, पहले हम बात करते हैं नियोनेट नियोनेटल मेनिंजाइटिस कि सर नियोनेटल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ कि सर ये कैसे कॉज़ होता है? कि सर कॉज़्ड बाय फर्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कैसे कॉज़ होता है, तो आपको लिखना है कि सर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कॉज्ड बाय, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इसका क्या होता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सर इन वर्ल्ड वाइड, इन ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड आपको क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, तो आपको बताना है कि सर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। आगे बात समझ में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर इन इंडिया, तो सर इन इंडिया के अंदर कौन-सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर क्लैप्सिला होता है। सर क्लैप्सिला होता है, ई. कोलाई होता है और एसिनोबैक्टर होता है। आगे बात समझ में? कि सर एसिनोबैक्टर होता है, क्लैप्सिला होता है और ई. कोलाई होता है किसके अंदर? इन इंडिया के अंदर। अगर आपसे ग्लोबली पूछा जाए, वर्ल्ड वाइडली पूछा जाए कि वर्ल्ड के अंदर कौन होता है नियोनेटल कॉज, तो आपको बताना है कि सर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? बहुत बढ़िया। अगर मैं ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जा सकते हैं आपसे, दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अच्छे बनते हैं। आगे बात समझ में? चलिए। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ नंबर तीसरे की बात करता हूँ। एक तो पहला हमारा हो गया कौन सा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। नंबर दूसरा कौन सा हो गया? नंबर दूसरा है हमारा क्लैप्सिला, इकोलाई और एसिनोबैक्टर। नंबर तीसरी बात करता हूँ कि सर लिस्टेरिया कि सर लिस्टेरिया होता है। लिस्टेरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कि सर ये तो नियोनेट के अंदर होता है। अगर लिस्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, लिस्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो वो किन-किन के अंदर हो सकता है? कि सर एक तो नियोनेट के अंदर हो सकता है, कि सर एक तो बूढ़े लोगों के अंदर हो सकता है, एल्डरली एल्डरली लोगों के अंदर हो सकता है, नियोनेट के अंदर हो सकता है। और मैं आपसे बात करूँ कि सर प्रेगनेंसी में होने वाला कौन-सा है? तो प्रेगनेंसी में मेनिंजाइटिस जो होता है वो लिस्टीरिया के कारण होता है। कि प्रेगनेंसी हो गई, एल्डरली हो गए, नियोनेट हो गए और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट होते हैं, इम्यूनो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड जो पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझ रहे हो? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड का मतलब होता है जिनका इम्यूनिटी वीक होती है, जिनकी पहले से ही इम्यूनिटी वीक है, उनको जल्दी से इन्फेक्शन लगता है लिस्टीरिया का। और वो ये क्या कॉज़ करता है मेरे प्यारे बच्चों? वो कॉज़ करने का काम करता है मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज़ करने का काम करता है। आगे बात समझ में? अगर लिस्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो आपको एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी, वो कौन-सी होती है? कि सर एम्पिसिलिन होती है।
एम्फीसिलिन होती है मेरे प्यारे बच्चों। आँख बंद करके आपको आंसर लिख देना है कि सर कौन-सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिस्टीरिया के अंदर, तो आपको बताना है कि सर एम्पीसिलिन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को कि सर ड्रग ऑफ चॉइस कौन-सी होती है लिस्टीरिया के अंदर? तो एम्पीसिलिन बी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पे चाइल्ड की बात करूँ, पहला आपने देखा कि सर नियोनेट के अंदर बात करी, दूसरी बात करते हैं हम चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ये कॉज बाय न्यूमोकोकस देखने को मिलता है। न्यूमोकोकस आपको देखने को मिलता है। न्यूमोकोकस जो कि किसके अंदर और होता है कि सर ये तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर भी देखने को मिलता है। किसका बैक्टीरिया है मेरे प्यारे बच्चों कि सर अगर चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है क्या मेनिंजाइटिस, तो इसका मतलब समझ लेना नियोनेट से जो ऊपर वाले बच्चे आते हैं उन्हीं को कहते हैं चिल्ड्रन के अंदर काउंट करा गया है। जो नियोनेट नहीं है उसको क्या किसके अंदर काउंट करा गया है? चिल्ड्रंस के अंदर काउंट करा गया है। आगे बात समझ में? तो अगर मैं इसकी बात करूं कि सर न्यूमोकोकस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, इसका जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो क्या है? अच्छा न्यूमोकोकस है। अगर आपको फर्स्ट आंसर आता है तो ये लिखना है, अगर सेकंड आपको आंसर नहीं देखने को मिलता है, अगर आपको न्यूमोकोकस नहीं देखने को मिलता है तो सबसे दूसरी चीज लिखनी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये क्या काम करवाता है मेरे प्यारे बच्चों? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या काम करवाता है कि सर हियरिंग लॉस का काम करवाता है। अब हियरिंग लॉस कैसे करता है? ये हमारी जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है उसको डैमेज या कंप्रेस करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डैमेज और कंप्रेस, टू डैमेज और कंप्रेस द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, उसको ये डैमेज या कंप्रेस करने का काम करता है, इसीलिए उसको कहते हैं सर हियरिंग लॉस। और पेशेंट को क्या देखने को मिलती है? हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। इसीलिए इसको क्या माना गया है कि सर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को क्या माना गया है? हियरिंग लॉस का कारण माना गया है। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं चिल्ड्रन के अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है सबसे पहला आंसर आपका जाना चाहिए कौन कौन जाना चाहिए कि सर न्यूमोकोकस की वजह से हो सकता है। नंबर दूसरा आपका आंसर जाना चाहिए कि सर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। पहले जो ओल्ड बुक्स के अंदर दे रखा है वो हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा दे रखा है, लेकिन अपडेट की बात करूं आपसे नया क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको न्यूमोकोकस की तरफ जाना है। यही अपडेट न्यूज़ है, यही अपडेट न्यूज़ है। और मैं आपको इसका दूसरा कारण भी बताता हूं कि आल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। आगे बात सुन में इस बात को भी आप अच्छे से लिख लेना। देखो ऐसे अगर आप स्टडी करोगे कोरिलेट करके हुए कि सर इसको हमने वहां भी पढ़ा था, इसको हमने यहाँ भी पढ़ा है, इसको हमने वहां भी पढ़ा था और इसको हमने यहाँ भी पढ़ा है, इसका मतलब ये दोनों बातें सेम हैं, दोनों बातें सही हैं। आगे बात समझ में? तो हमने हमने बात करी कि सर न्यूनेटल की बात करी, हमने चिल्ड्रन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अडल्ट के बारे में कि सर अडल्ट के अंदर कौन सी देखने को मिलती है। अडल्ट के अंदर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे दो कंडीशंस की हम बात करते हैं। सबसे पहला एक बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकस, न्यूमो एक होता है न्यूमोकोकस, एक होता है नाइजीरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, एक होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, एक होता है न्यूमोकोकस। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर न्यूमोकोकस क्या होता है कि सर मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अगर मैं आपसे फर्स्ट नंबर की बात करूं कि सर फर्स्ट नंबर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अडल्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट आंसर देना है सर न्यूमोकोकस होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है एडल्ट मेनिंजाइटिस के अंदर। और अगर आपको सेकंड नंबर का आंसर देना है या फिर आपसे कोई न्यूमोकोकस नहीं दिया हो एग्जाम के अंदर तो आपको सेकंड आंसर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको क्या करना है यहाँ पे कि सर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? चलिए और दूसरी बात करता हूँ मैं आपसे, इसके अंदर जो आपको क्यों इस ऐसा क्यों होता है, मोस्ट कॉमन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्योंकि न्यूमोकोकस के आपको वीक के अंदर डे बाय डे आपको क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं। न्यूमोकोकस वाले एजेंट के, न्यूमोकोकस के बैक्टीरिया के आपको हर दिन आपको एक ना एक केस देखने को मिलता है। वीक में 2-3 केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सर ये कैसा होता है स्पोरेडिक
स्पोरेडिक केस देखने को मिलते हैं इसके। कैसे देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर स्पोरेडिक केस देखने को मिलते हैं और स्पोरेडिक का मतलब होता है कि वीक में 1-2 केस देखने को मिल गए। आगे बात समझ में 2-4 केस देखने को मिल गए, उसको कहते हैं स्पोरेडिक। और इसके अंदर सडन ब्रेक होती है चीज़ें। सडन ब्रेक का मतलब समझ रहे हो कि सर एक पर्टिकुलर मोहल्ले के अंदर, पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर पूरे लोगों को क्या हो गया है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया है। उस कंडीशन को कहते हैं सडन ब्रेक और सडन ब्रेक को ही हम कहते हैं एपिडेमिक। उसको कहते हैं कि सर एपिडेमिक क्या देखने को मिलती है, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, और अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर स्पोरेडिक तो होता ही है, तो मोस्टली इन अब इसकी बात करूँ कि सर मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, कि सर मोस्टली इन विंटर्स के अंदर देखने को मिलता है, जो नवंबर-दिसंबर वाला सीज़न होता है मेरे प्यारे बच्चों। नमी वाला जो ये रीज़न होता है, नमी वाला जो सीज़न होता है, उसके अंदर विंटर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात आपको पता लगी, ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। अगर क्राउडेड वाले एरिया में रह रहे हो, ओवर क्राउडेड का मतलब जहाँ पे झुग्गी-झोंपड़ियों के अंदर आप रह रहे हो, जहाँ पे हाइजीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है, पानी इधर-उधर भरा हुआ है, बैक्टीरियाज़ जो हैं, वायरस जो हैं, वो पनप रहे हैं पानी के अंदर और इतनी भीड़-भाड़ है उस इलाके में, तो आपको मेनिंजाइटिस का खतरा हो सकता है। ठीक है? ये बात भी बिल्कुल आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ये इसके अंदर कैसा होता है, तो ये स्प्रेड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट। अगर आप सपोज दैट, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपको कोई ऐसा पेशेंट अलॉट हुआ है जिसको मेनिंजाइटिस है, ठीक है? अगर कोई मरीज़ आपके आईसीयू के अंदर, आपके वार्ड के अंदर मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है और जिसको क्या है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ना? अगर उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आपको उसको प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, उसके मुँह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगी और ड्रॉपलेट जो है वो आप तक पहुँच जाएँगी। क्योंकि इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन से फैल जाता है। ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ डिजीज़ का ट्रांसमिशन है उसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे ही पेशेंट कफिंग करता है, जैसे ही पेशेंट साँस लेता है, जैसे ही पेशेंट का सलाइवा है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके इसके बैक्टीरियाज़ देखने को मिल जाते हैं और जिससे आपको क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मेनिंजाइटिस होने का खतरा हो सकता है। तो इसी के अंदर हमें किस चीज़ का प्रिवेंशन लेना चाहिए? हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन लेना चाहिए या रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन्स हमें रखने चाहिए। सो डन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, या तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना है, आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखना है, आइसोलेशन रूम के अंदर रखना है और हमें क्या करना होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जभी भी उसके पास जाते हो तो प्रिवेंशन का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर N95 जो मास्क होता है, N95 जो मास्क होता है उसको भी आपको क्या करना होता है, लगा के जाना होता है। कोविड से पहले इस मास्क की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद इस मास्क की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जाते हो तो आपको मास्क भी नसीब नहीं होते हैं, लेकिन आप एम्स के अंदर आते हो तो आपको N95 भी मिलेगा, आपको पीपीई किट भी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सेफ्टी के पर्पज़ से होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे हमने बात करी कि सर यहाँ पे आपको आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। कौन से आइसोलेशन की ज़रूरत होती है? कि सर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन किसके अंदर ज़रूरी होता है? बैक्टीरियल के अंदर होता है, वायरल के अंदर होता है, किसके अंदर होता है? तो आपको बता देना है कि सर रेस्पिरेटरी जो आइसोलेशन की ज़रूरत होती है हमें रेस्पिरेशन की बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट की बात करता हूँ कि सर ट्रीटमेंट के अंदर सपोज दैट आपको क्या करना है कि सर आपको कीमो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब समझ रहे हो, कि अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस है और आपके वार्ड में वो पेशेंट आता है, तो उससे बचने के लिए जो आप ट्रीटमेंट लोगे, कि आपको ना हो जाए, उसको कहते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस। आगे मेरी बात समझ में? अगर सपोज दैट किसी के घर में किसी को मेनिंजाइटिस है, तो उसके अंदर किसी के भाई को है, किसी की मदर को है, किसी के पिताजी को है, अगर उनको घर में किसी की मेनिंजाइटिस है,
तो उसको प्रिवेंट होने के लिए उससे प्रिवेंट होने के लिए उसको ना हो जाए दूसरे बंदे को, तो उसको हम कहते हैं कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। आगे बात समझ में? तो उसको हमें कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस जो ट्रीटमेंट देंगे, उसके अंदर कौन-कौन सी ड्रग जो है वो शामिल होती हैं। अब इसको किसकी ज़रूरत होती है? कीमो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की किसको ज़रूरत होती है? जो एकदम क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज़ गिवन दैट इज़ गिवन टू क्लोज़ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मेडिकल स्टाफ लाइक डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है? अदर टेक्नीशियंस होते हैं, अदर वार्ड वाइज़ होते हैं, एचएएस से होते हैं हमारे, तो उनके लिए भी हमें क्या करनी होती है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करूँ, कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं, सबसे पहली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहला आपको देना है कि सर सेफ्रेक्सिम सिफ्री आगे बात समझ में आपको देनी है सिफ्रियाक्सोन देनी है। सबसे पहले आपको सिफ्रियाक्सोन देनी है, इसके नाम ही थोड़े अटपटे हैं, ठीक है? सिफ्रियाक्सोन देनी है, नंबर दूसरी होती है रिफाम्पिसिन देनी है, नंबर तीसरी जो होती है वो आपको सिफ्रोफ्लॉक्सासिन होती है। नंबर तीसरी जो होती है वो सिफ्रोफ्लॉक्सासिन होती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट देनी है सिफ्रेक्सिम, उसके बाद रिफाम्पिसिन देनी है, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है। आगे बात समझ में? मैंने आपको बताया कि सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो अडल्ट के अंदर अलग बताया मैंने आपको। और चिल्ड्रंस के अंदर अलग बताया, नियोनेटल के अंदर अलग बताया। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपसे कॉजेटिव फैक्टर्स के अंदर पूछा जाता है। अगर वर्ल्ड वाइडली आपको देखना है तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ सर इन इंडिया के अंदर क्लैप्सिला, इकोलाई वगैरह हो सकते हैं। और लिस्टीरिया जो होता है वो नियोनेट के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो नियोनेट के अंदर है लिस्टीरिया का कॉमन देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? प्रेगनेंसी के अंदर या फिर ओवर क्राउडेड वाले स्पेस के अंदर भी देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में? चलिए। अब हम बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। सर वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है? देखो वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है वो इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक तो होता है कि सर मोस्ट कॉमन जो इसका वायरस होता है कॉज्ड बाय द वायरस, ये तो पता है सभी को कि ऐसा वायरस जो कॉज़ करता है मेनिंजाइटिस उसको कहते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। आगे बात समझे? तो मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है बच्चों वो कौन-सा होता है? कि सर एंटेरो वायरस होता है। सबसे पहला आंसर आपको देना है एंटेरोवायरस। कौन सा होता है बच्चों? एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस कहाँ देखने को मिलता है? हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर देखने को मिलता है, हमारे फीकल और यूरिन मटेरियल के अंदर देखने को मिलता है। पता है सभी को कि सर अगर इसकी बात करूं कि सर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, सबसे पहला आंसर आपको यही देना है। नंबर दूसरा होता है अरबोवायरस। कि सर कौन सा होता है? कि सर अरबोवायरस होता है। नंबर तीसरा होता है एचएसवी। एचएसवी का मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। आगे बात समझ में? चलिए 3 टाइप के होते हैं। जैसे ही वायरल मेनिंजाइटिस होता है तो वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वायरल एन्सेफेलाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वायरल मेनिंजाइटिस कन्वर्ट इनटू वायरल एन्सेफेलाइटिस। अब वायरल इंसेफेलाइटिस की मैं आपसे बात करूं, सिंपल भाषा में बात करेंगे कि सर वायरल अगर इंसेफेलाइटिस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि ये ब्रेन का
इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन की अंदर की जो लेयर होती है, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाना इंसेफेलाइटिस कहलाता है, कि जो इन्फेक्शन है वो लेयर्स को क्रॉस करके अंदर पहुंच चुका है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसको कहते हैं वायरल इंसेफेलाइटिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब वायरल जो इंसेफेलाइटिस होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, वो जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, जेई। ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नंबर दूसरी बात, पोलियो हो सकता है कि सर पोलियो की वजह से क्या देखने को मिलता है कि सर पोलियो की वजह से भी वायरल इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। नंबर तीसरी बात मैं आपसे करूं कि सर रेबीज हो सकता है, रेबीज इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। रेबीज इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलता है, और जब भी रेबीज इंसेफेलाइटिस होता है तो इसकी सीएसएफ के अंदर सीएसएफ शो, जब इसका आप टेस्ट करवाते हो तो सीएसएफ के अंदर नेगरी बॉडीज देखने को मिलती हैं, नेगरी बॉडीज देखने को मिलती हैं। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना कि सीएसएफ के अंदर अगर नेगरी बॉडीज देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब वो कैसा इन्फेक्शन है कि सर वायरल इंसेफेलाइटिस का इन्फेक्शन है, और उनके अंदर भी रेबीज इंसेफेलाइटिस का क्वेश्चन है। आगे मेरी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करूँ कि सर ट्रीटमेंट क्या देना है, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कौन-सा होता है कि सर एसाइक्लोविर होता है। कौन-सा होता है कि सर एसाइक्लोविर होता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? अगर इसकी आप डायग्नोसिस आप करवाते हो कि सर डायग्नोसिस कैसे करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस का, तो आपको पीसीआर करना होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी होती है इन सीएसएफ के अंदर। सीएसएफ के अंदर आप पीसीआर देखते हो, ठीक है? और पीसीआर का मतलब लिख दो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं कि सर क्लिनिकल फीचर्स, अब हमारा जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो वायरल मेनिंजाइटिस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें उन चीज़ों के बारे में बात करें जो सबके लिए कॉमन है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए कॉमन है। जैसे कि मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स के अंदर नहीं बताया है कि सर क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होने वाले हैं, तो इन क्लिनिकल फीचर्स ऐसे लिखेंगे, क्लिनिकल features in all type of meningitis। आई बात समझ में कि सर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे ऑल टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस के अंदर? देखो, सबसे पहली बात कि आपको क्या देखने को मिलता है कि सर इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका एक ट्राइड साइन होता है, इसका एक ट्राइड साइन देखने को मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ट्राइड साइन का मतलब होता है कि सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसको क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर फीवर तो आएगा ही आएगा, उसको बुखार तो होगा ही होगा, ठीक है? अब बुखार आने की वजह से उसको क्या देखने को मिल सकता है? हेडेक होगा। हेडेक क्यों होगा? क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस से क्या होगा? आईसीपी बढ़ेगा। आईसीपी का मतलब समझते हो? इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमारा नॉर्मल था, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। और जब हेडेक होता है तो आपको नक्कल रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, किसके अंदर? हमारे हमारे किसके अंदर? जब इंक्रीज आईसीपी होता है तो आपको नेक की रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। तो नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, नेक रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आप नेक रिजिडिटी को वहीं पे वहीं चेक कर सकते हो, फीवर चेक कर सकते हो, हेडेक की आपको बता देगा कि मुझे सर में दर्द रहता है, मुझे फीवर भी है। और नेक रिजिडिटी मतलब क्या? आप उसकी गर्दन को झुकाओगे तो वो क्या करेगा? गर्दन झुका नहीं पाएगा, दर्द होगा। खिंचाव आपको देखने को मिलेगा, एक तनाव आपको देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं नेक रिजिडिटी। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रायड साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। इस बात को गांठ बांध लेना, क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि पूछो मत। इस बात को गांठ बांध लेना, इस बात को अपने क्वेश्चंस में लिख लेना
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन आगे वास्तव में। और जो मैं आपको अदर अदर जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, अदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सर एक तो वॉमिटिंग देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर कि सर वॉमिटिंग पेशेंट कैसा हो जाएगा बच्चों, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। उसके अंदर डायलेटेड पीपल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, डायलेटेड पीपल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, आईसीपी इंक्रीज देखने को मिल सकता है और सीजर्स भी आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको 4-5 चीज़ों के अंदर बताया है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंस हैं वो यही हैं कि आपको फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा और नक्कल रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी या नेक की रिजिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की बात करते हैं कि लेट साइंस कौन से होते हैं? लेट साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस देखो, सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में बात करनी है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कर्निंग साइन, सबसे फर्स्ट होता है कर्निक साइन। कर्निक साइन का मतलब क्या होता है? कर्निंग साइन का मतलब होता है जैसे ही आप बच्चे का हिप को फ्लेक्स करोगे तो वो फ्लेक्स हो जाएगा, 90 डिग्री पे फ्लेक्स हो सकता है हिप वाला पोर्शन। जैसे ही आप बच्चे के या किसी पेशेंट के आप हिप को क्या करोगे, फ्लेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिप तो क्या हो जाएगा। चलो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने दोनों के बारे में बताया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करेंगे कि पहला होता है कर्निंग साइन, एक होता है कर्निक साइन। कर्निक साइन के अंदर जो एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर का ये हाथ वाला जो हाथ है ये एग्जामिनर का हाथ है और ये जो हमारा है पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन के अंदर। जब भी पेशेंट की जो सुपाइन पोजीशन होती है उसको देते हैं, एक पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके जो हिप वाले पोर्शन को वो उसको फ्लेक्स करते हैं। ये तो भैया 90 डिग्री में फ्लेक्स हो गया है, लेकिन जो अगर आप उसकी फ्लेक्शन करोगे 90 डिग्री पे, आप उसके क्या किसको करोगे, उसके नी को फ्लेक्स करोगे। जैसे ही आप उसके नी को फ्लेक्स करोगे उसको पेन देखने को मिलेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ नी, पेनफुल लिमिटेड एक्सटेंशन, वो क्या करेगा, एक लिमिट में ही एक्सटेंड कर पाएगा अपने पैर को, पूरा तरह से फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, एक्सटेंस नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके हिप तो क्या हो जाएगा कि भैया हिप तो उसका 90 डिग्री पे फ्लेक्स हो गया है या लेकिन जैसे ही आप उसके नीज को फ्लेक्स करोगे तो उसको पेन देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। और पेन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को कहते हैं कर्निक साइन, उस कंडीशन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्निक साइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा साइन देखते हैं कि एक होता है ब्रूडिंजी की साइन। ब्रूडिंजी इस साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और जैसे ही आप सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाते हो और उसकी गर्दन को फ्लेक्स करते हो, देखो पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक, आप उसकी नेक को फ्लेक्शन करते हो तो उसका पैर भी आपको साथ साथ देखने को मिलता है, पैर भी उसका उठा हुआ देखने को मिलेगा, पैर भी उसका उठा हुआ देखने को मिलेगा। आपने पैर को नहीं उठाया है लेकिन पेशेंट क्या करेगा, गर्दन में दर्द की वजह से पैर को भी उठा देगा। इसका मतलब समझ लो, इलेक्ट हिप एंड नी फ्लेक्शन, अपने हिप्स और किसको उठा देगा, हमारे हिप जॉइंट को उठाएगा और हमारे नी जॉइंट को उठाने का काम करेगा, उसको कहते हैं वर्जेंटी की साइन। आ गई मेरी बात समझ में? ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझने का काम करना है कि आगे ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे सारे बच्चे यहाँ पे, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो तीनों पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया कि सर कर्निंग साइन इसके अंदर देखने को मिलता है, जिस पेशेंट के अंदर 90 डिग्री पे हम हिप को करते हैं तो वो हो जाता है। अगर आप उसके नीज को करोगे तो नीज नहीं हो पाएंगे, उसको पेन देखने को मिलेगा। इसका मतलब कर्निंग साइन क्या है, पॉजिटिव है। आगे बात समझ में। ये दोनों साइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों साइन के बारे में आपको लिखना है तरीके से और पढ़ना है। चलिए, एक साइन मैंने आपको बताया, एक साइन होता है वर्डजिंग की साइन, दूसरा होता है वर्डजिंग की साइन। चलिए, दोनों साइन के बारे में आपको पता लग गया, कौन-कौन से साइन होते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस की। मैंने आपको
क्वेश्चन बताया था मैंने आपको जो लंबर पंक्चर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता रहा था कि लंबर पंक्चर इसका पॉजिटिव फैक्टर भी है और इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे, हम कैसे पता लगा पाएंगे अच्छे से कि मेनिंजाइटिस है पेशेंट को। देखो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है कि सर लंबर पंक्चर करना होता है पेशेंट का। और लंबर पंक्चर पे मैंने पूरी क्लास ली हुई है, कौन कौन सी मोस्ट कॉमन साइट होती है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किन किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्लीज गो एंड वॉच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लंबर पंक्चर भी, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कॉमन साइट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा प्रेशर होता है उसके बारे में, क्या प्रोसीजर होता है उसका, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, लंबर पंक्चर होता है। बाकी आप ब्लड कल्चर करवा सकते हो पेशेंट का, आप क्या करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो, कोई इंटरनल कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, उसकी वजह से भी आप क्या करवा सकते हो, उनके अंदर सीटी स्कैन का भी करवा सकते हैं। आगे बात समझ में। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट इन द सेंस कि अंतिम पॉइंट जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात आपको, अब मैं उस चीज के बारे में बताना चाहूंगा जो बच्चे दूर भागते हैं अक्सर, जिसको आप याद नहीं रखना चाहते या याद नहीं करना चाहते, और जहां से क्वेश्चंस इतने सारे पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आगे क्वेश्चन में देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 4 से 5 कॉलम बनाने हैं। एक कंडीशन होती है, पहले कंडीशन आप लिखेंगे यहाँ पे सीएसएफ प्रेशर। पहले आप लिखेंगे सीएसएफ प्रेशर, उसके बाद लिखेंगे प्रोटीन, उसके बाद लिखेंगे सेल्स, उसके बाद लिखेंगे शुगर या ग्लूकोज, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कलर। आगे बस में, तो ये 5 पॉइंट आप बनाएंगे, 5 कॉलम के अंदर हमें चीज़ें लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया, कौन कौन से बारे में बताया, सीएसएफ का प्रेशर के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमें प्रोटीन के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमें सेल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमें कलर के बारे में, और किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर हम सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि सर यहाँ पे प्रोटीन के बारे में बात की जाएगी और यहाँ पे हम सेल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सेल्स कहाँ पाई जाती है। चलिए, अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जो आपको भी सिर्फ समझना है और आपने अपनी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करता हूँ। सबसे पहला नॉर्मल लिखेंगे यहाँ पे कि नॉर्मल कितना प्रेशर होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करूँ कि सर नॉर्मल जो सीएसएफ प्रेशर होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर 50 से 80 mm ऑफ एचजी देखने को मिलता है। कितना होता है कि सर 50 से 80 mm ऑफ एचजी देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन की बात करूँ कि सीएसएफ के अंदर कितना प्रोटीन देखने को मिलता है नॉर्मल, कि सर 15 से 45 mg पर डीएल देखने को मिलता है। कितना होता है कि सर 15 से 45 mg पर डीएल देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनको नॉर्मल को बताने का पर्पस क्या है कि सर अगर आपको नॉर्मल नहीं पता होगा तो आप नॉर्मल को कैसे पता लगा पाओगे। आगे बात समझ में, अगर आपने पता लगाया कि सर हमारा प्रेशर इतना होता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो किसके अंदर बढ़ता है, कम होता है तो किसके अंदर होता है, उस चीज का पता आपको होना चाहिए। सबसे पहली बात हमने करी कि सर सी से प्रेशर हमारा नॉर्मल इतना होता है, प्रोटीन इतनी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल्स कितनी होती है, कि सर 0 से 4 लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। 0 से 4 लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर शुगर का लेवल कितना होता है, कि सर शुगर का लेवल होता है 40 से 70 mg पर डीएल देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल सीएसएफ का कलर होता है वो कलरलेस होता है और क्लियर होता है, पानी की तरह एकदम साफ सुथरा। आगे बात समझ में। चलिए, ये नॉर्मल की बातें होती हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सिंपल भाषा में बात करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, जी हमने नॉर्मल की बात करी। सबसे पहली चीज हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है और किसी व्यक्ति को क्या होता है,
ट्यूब टीबी वाला मेनिंजाइटिस होता है। एक होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये भी तो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखेंगे टीबी मेनिंजाइटिस, और एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस। चलिए, अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं बात करूँ कि सर सीएसएफ का जो प्रेशर होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कितना होता है, कि सर इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, टीबी के अंदर, टीबी भी एक तरह का बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, वायरल के अंदर क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इसके अंदर भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, कैसे तीनों के अंदर दोनों चीजें, तीनों के अंदर जो सीएसएफ प्रेशर है वो नॉर्मल देखने को मिलता है या इंक्रीज देखने को मिलता है। चलिए, अब मैं आपसे बात करूँ कि सर प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, कि सर इसके अंदर भी प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और इसके अंदर तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और ट्यूबरक्लोसिस वाला जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि सर इन दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि सर एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, कि सर प्रोटीन एंड प्रेशर ऑफ CSF increase in all type of meningitis। आगे बात समझ में, कि सर प्रोटीन और सीएसएफ का जो प्रेशर होता है वो दोनों मेनिंजाइटिस के अंदर, तीनों मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, नॉर्मल या इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिम्फोसाइट्स के बारे में, अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके अंदर जो हमारे काउंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर इन्फेक्शन होगा तो हमारी क्या होंगी, न्यूट्रोफिल्स आके मिलेंगी, लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेंगी, तो वो लड़ने के लिए आती हैं, तो उनका लेवल जो है, वो काउंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात मैं आपसे करूं कि आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलती है, कि सर मोर देन 100 न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिलती हैं, न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिलती हैं। आगे बात समझ में, अगर आपको न्यूट्रोफिल जो है वो एक्टिवेट हो रखी हैं, इसका मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर आपको टीबी टीबी का अगर मेनिंजाइटिस को देखना है, तो इसके अंदर आपको 100 से 1000 तक आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगी। एक 100 से 1000 लिम्फोसाइट्स आपको एक सैंपल के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कि सर वायरल अगर मेनिंजाइटिस होता है, तो इसके अंदर आपको 50 से 500 लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको सिंपल भाषा में 2 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ों के बारे में बताया है। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ है, 100 से 1000 तक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कि सर हमारा टीबी है। और लिम्फोसाइट्स कहाँ देखने को मिलती हैं, 50 से 500 तक अगर देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब है लिम्फोसाइट्स है। आगे बात समझ में? चलिए, खास बात यहाँ से पता लगती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, बैक्टीरिया का मुख्य जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को खाने का काम करता है। जब भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा आपके ब्रेन के अंदर, तो वहां से ग्लूकोज खाने का काम करेगा। कहीं पे भी हो बैक्टीरिया, वो ग्लूकोज को खाता है। जब ग्लूकोज को खाएगा तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, तो आपको ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलता है। और जब भी ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, तो ये भी ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है, लेकिन इसके अंदर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, वायरस को ग्लूकोज पसंद नहीं होता है, वो नहीं खाता है ग्लूकोज को। तो इसको एक तरीका ये है पहचानने का, इसको एक तरीका पहचानने का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपको वायरस के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कलरलेस की हम बात करें, कि नॉर्मल जो होता है वो कलरलेस होता है, जब भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है तो कैसा हो जाता है, कि सर टर्विड कलर देखने को मिलता है, या पुरुलेंट देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुलेंट देखने को मिलेगा, टर्बिड देखने को मिलेगा, या क्लाउडी, क्लाउडी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ जाना कि सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। आगे बात समझ में, और टीबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सर टीबी के अंदर कलरलेस और थिक देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में,
और इसके अंदर जो देखने को मिलेगा वो क्लियर ही देखने को मिलेगा, मतलब कि बैरल मेनिंजाइटिस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ आप पता नहीं लगा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैसे पता लगा सकते हो कि सर नॉर्मल अगर हमारा ग्लूकोज़ का लेवल देखने को मिलता है, इसका मतलब जो है वो बैरल मेनिंजाइटिस होता है। और बैरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपका सीएसएफ का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो नॉर्मल होता है, क्लियर होता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि सर बैक्टीरिया love to eat glucose. So, in all type of bacterial meningitis, CSF शुगर लेवल डिक्रीज, आपको यहाँ पे शुगर लेवल डिक्रीज देखने को मिल जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ तक हमारा जो मेनिंजाइटिस के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको मैंने सारी बता दी हैं। यहाँ से आपका मेनिंजाइटिस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना है, कंसंट्रेशन से सुना है, तो पक्का आप यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके करेक्ट करने वाले हो। आपके 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से करेक्ट हो जाएँगे, 2 से 3 नंबर जो हैं वो आपके पक्के हो जाएँगे। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें अच्छे से और बढ़ते रहें। ताकि हमेशा आपको जो है आपके जो ड्रीम जॉब है वो आप हासिल करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हमसे ज़रूरत अगर आप चाहते हो या फिर हमें किसी किसी भी प्रकार की मदद चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा और आपकी सारी समस्याओं को हल किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिशियल मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।